अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आप इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छी जर्मन भाषा, जब जर्मन लैंग्वेज जो वो सीख रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि क्यों ना आज आपको कुछ ना इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके लिए डाली जाएं, ताकि जो लोग यहाँ जर्मनी में नए आ रहे हैं या आते हैं उनको थोड़ा सा अपडेट भी इस मामले में साथ साथ किया जाए। ठीक है, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें खासतौर पे यहाँ पे घर लेना जर्मनी में कितना आसान, कितना मुश्किल या और कितना महंगा हो सकता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं तफसील के साथ जो है मैं अपडेट करना चाहता हूं। ठीक है, सुने, यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो किराए के घर पे रहते हैं। ठीक है ना, तो वैसे जर्मनी में घर का किराया जो आपका जो शहर है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, जैसे कि आप बर्लिन में रहते हैं, आप म्यूनिख में रहते हैं, या आप हम्बुर्ग में रहते हैं, इस तरह के किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो जाहिर बात है, या फ्रैंकफर्ट एक बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, मैं खुद फ्रैंकफर्ट शहर के करीब रहता हूं। ठीक है, तो मैंने देखा है कि वहां जिस तरह शहर के करीब करीब जाते जाएंगे ना, आपका किराया जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका महंगा होता जाएगा किराया आपका। ठीक है, इसी तरह अगर आप छोटे शहर में आ जाते हैं, ठीक है, शहर से जरा दूर आ जाते हैं, गांव में किसी में मकान लेते हैं, तो उसमें आपके जो किराए हैं वो ज्यादा, मतलब कि अब इतने महंगे नहीं होते, थोड़ा सा फर्क हो पड़ जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए, जितनी आजकल महंगाई है, तो आप अंदाजा करें कि गांव में भी मकान बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। ठीक है, इसका तरीकेकार भी सारा मैं आपके सामने रखता हूं। तो इसमें ये होता है कि बस अगर आप एक रूम का अपार्टमेंट लेते हैं, आप एक कमरे का घर मतलब अपार्टमेंट लेते हैं, तो वो मतलब कि उसका किराया इसका मतलब कि इस कमरे के हिसाब से होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही कमरों की तादाद बढ़ती जाएगी, 2 कमरे आप लेते हैं, 3 कमरे लेते हैं, या इससे ज्यादा कमरे आप लेते हैं, तो जाहिर बात है उसका किराया फिर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, जर्मनी में लोग किराया कैसे देते हैं किराया देने का तरीकेकार ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो पूरी दुनिया सब ये तरीकेकार यही है कि महाना यानी मंथली रेंट जो है वो मतलब दिया जाता है। ठीक है, और किराया यहाँ पे बैंक से जो पे किया जाता है। ठीक है, आपने जो कैश जो है वो किराया नॉर्मली लोग नहीं देते यहाँ पे, ऐसा देखने में नहीं आया। ठीक है, आपने अपना जो किराया है वो मंथली अपने बैंक से ट्रांसफर करके जो है वो देना होता है। और इसमें यह होता है कि हर महीने की जो फिक्स डेट होती है उसमें आपने किराया जो है वो लाजमी उबरवाइज करना होता है, लाजमी आपने ट्रांसफर करना होता है। इसमें नॉर्मली ये होता है कि जैसे कि महीने की जो हमारा मैं अगर अपनी बात करूं, हमारे मालिक मकान कहता है कि आपने मैक्सिमम 3 से लेके 5 तारीख तक आपने किराया जो है वो मेरे अकाउंट में जरूर ट्रांसफर करना है। अगर 5 तारीख तक उसको किराया उसके अकाउंट में नहीं जाता, तो 6 तारीख के बाद फिर वो आपसे पूछता है, भाई आपको फोन करेगा, हाँ जी भी आपका किराया नहीं आया, क्या वजह है, क्या बात है। ठीक है, तो फिर इस वजह से मतलब कि आपको कोशिश ही करनी चाहिए कि जब महीना शुरू हो चुका है, तो महीने के शुरू की जो तरीके हैं, पहली 1 है, 2 है, 3 है, उसमें जो है आप किराया जो है वो पे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे किराया 2 तरह का होता है। यहाँ पे जो किराया है वो 2 तरह का होता है, जिसे हम काल्ट मीटे और वार्म मीटे कहते हैं। पर ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, काल्ट मीटे का मतलब होता है कोल्ड, यानी ठंडा किराया। अगर सादा लफ्जों में मैं बात करूं तो कोल्ड रेंट कहते हैं उसे। मतलब उसमें यह होता है कि उसमें आपने सिर्फ ना घर का किराया देना होता है। उसमें सिर्फ जो वार्म मीटे होता है, वार्म जिसे हम कहते हैं, उसमें आपकी हीटिंग जैसे हाइसूप वगैरह होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, पानी होता है और इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये सारा मिला के जो किराया आपको देना पड़ता है। ठीक है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें शामिल ना करें। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको शहर वाला जो स्टड होता है उसको देना पड़ता है हर महीने, वो खुद ही आपके बैंक से आपको काट लेते हैं। समझा रही बात आपको? सही है, जो बिजली का बिल है वो किराए में शामिल नहीं होता। ठीक है, किराए में शामिल आपका होता है हीटिंग, आपका यानी कि घर को यानी कि घरों को गर्म करने का जो सिलसिला होता है वो हीटिंग में आ जाता है, पानी इसमें आ जाता है। समझा रही है? फिर उसके बाद वो जो म्यूल ट्यूने होता है, जो घर से कचरा वगैरह उठा के लेके जाते हैं ना, उसका भी उसके अंदर सारा खर्चा होता है। समझा रही बात आपको? ये भी आपके किराए के अंदर ही शामिल है। समझा रही बात आपको? तो ये सारे खर्चे मिला के, यानी घर का किराया हो गया, जिस घर में आप रह रहे हैं वो किराया आपको पे करना होता है। उसके अलावा फिर आपको जो पानी का खर्चा हो, पानी को आपको पे करना है, हीटिंग होगी आपको करनी है। जैसे मैंने बताया, म्यूल जो है, यानी जो कचरा होता है जो आपको स्टड वाले आप जो म्यूल टूने में डालते हैं रात को बाहर घर के सामने रखते हैं, तो उठा के लेके जाते हैं बड़ी वैगन वाले,
तो वो म्यूल टूना जो उसका जो खर्चा वगैरह वो भी आपके किराए में ही शामिल होता है, वो भी आपने किराए के अंदर ही पे करना होता है। ये सारा चीजें मिला के वाम मीटे जो है वो आपका बन जाता है, जो आपको पे करना होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह आम कंट्रीज जिस तरह आप इंडिया या पाकिस्तान में जिस तरह है, डिपॉजिट आपको भी जमा करवाना पड़ता है। डिपॉजिट मतलब एडवांस आपको बास जगह 2 महीने का या 3 महीने का डिपॉजिट यानी एडवांस किराया आपको देना पड़ता है। फर्ज करें कि अगर जिस तरह मैं बताता हूं, मैं अगर अपनी एग्जांपल ही करूं, मेरे घर का किराया जो है 1000 यूरो है 22 फीट, ठीक है, 1000 में 1 महीने का मैं किराया देता हूं, ठीक है। तो मुझे 2 महीने का या 3 महीने का किराया एडवांस देना पड़ता है, 2-3 महीने का। 2000 बास करे मालिक मकान 2 महीने का लेते हैं, बास 3 महीने का भी लेते हैं। और मैंने देखा है बास लेते भी नहीं है, ठीक है। मैं पिछले घर में रहता था तो मालिक मकान ने मुझसे कोई डिपॉजिट नहीं लिया था कि भी आप मुझे अपना किराया एडवांस देना, ठीक है। डिपेंड करता है बड़ा, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो डिपॉजिट यानी जिसको हम सिक्योरिटी मनी कहते हैं या एडवांस किराया कहने के 2-3 महीने का वो जरूर लेते हैं, ठीक है। ये आपको देना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये कि हमें अपार्टमेंट कैसे मिलते हैं, हम घर वगैरह कैसे ले सकते हैं। जर्मनी में घर आसानी से नहीं मिलता, ये मैंने आपको पहले बताया है। जर्मनी में घर ढूंढना जान जोखों का काम होता है, सीधी बात है। इधर जर्मनी में लोगों के पास मैं कहता हूं बहुत मुश्किल से घर मिलते हैं। इसका तरीकेकार ये होता है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है, वहां पे जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। या वेटिंग लिस्ट में आपको लगना पड़ता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओके। और दूसरी बात, हाँ, या इस वाले से मेरे ज़हन में ये बात जरूर आ रही है, मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग सोशल हेल्प लेते हैं, जो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, काम नहीं करते, उनको मकान मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और वो कहते हैं कि ठीक है, और जो लोग काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उनको किराए मकान मिलने में बहुत आसानी होती है, वो जल्दी उनको मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप मकान लेने जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो सवाल ही यही करते हैं, मालिक मकान जो होते हैं वो आपसे सवाल ही यही करते हैं कि भाई किराया कौन पे करेगा, आप पे करेंगे या गवर्नमेंट, वो मतलब कि सर जो सोशल वाले वो पे करेंगे, ठीक है। तो जब उनको ये पता चलता है कि सोशल वालों ने पे करना है, वो उधर ही खड़े ना कर देते हैं, ठीक है, सही है। और जो जर्मन लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं जी सबसे पहले वो जर्मन लोगों को दें, गैर मुल्कियों को वो फिर मतलब कि मुश्किल से ही देते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है। और अगर बाद में फिर घर अपना बनाने का भी लोग सोचते हैं, अपना लोग अपना घर बनाते भी हैं और बनाना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम अपनी एक वीडियो अलग से अपलोड करेंगे, इसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि जर्मनी में अगर आपने अपना घर बनाना हो है, अपना घर लेना हो, उसकी क्या शराइत है, आपको जर्मनी में कितना टाइम हो चुका होना चाहिए और वगैरह वगैरह वगैरह। इससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह तो आपको जो है हम आपके लिए इसके ऊपर भी वीडियोस अपलोड किया करेंगे, ठीक है। तो आज जैसे मैंने कहा, आज थोड़ा सा हमारा टॉपिक हटके है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ अपलोड करते जाएंगे, ताकि आप इससे भी भरपूर जो है वो फायदा उठा सकें हैं, ताकि आप जो लोग जर्मनी में आ रहे हैं या नए लोग हैं उनको वो भी कम से कम इस तरीके से उनको भी लिए भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बनती रहे। सो थैंक यू वेरी मच for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.